फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट चलिए हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट था जिसने जो है ना लॉज फार्मूलेट किए मोशन के, फर्स्ट पर्सन था। तो इसने 3 लॉज जो है ना मकसद हमें दिए हैं। फर्स्ट लॉ जो है हमारा उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम चलते जाएंगे। तो फर्स्ट लॉ बिल्कुल सिंपल है। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अगर किसी चीज़ पर नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, नो नेट फोर्स, इसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी कह देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन। इसका मकसद ये हुआ कि अगर नेट फोर्स ये एक्ट ना कर रही हो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लग रही, उस वक़्त क्या होता है, बॉडी रेस्ट वाली चीज़ जो है हमारी और मोशन वाली चीज़ अपनी अपनी स्टेट को बरकरार रखेंगी। इट मीन्स इस लॉ के 2 पार्ट्स हो गए कि जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी और जो चीज़ मोशन में है वो मूव करती रहेगी स्ट्रेट लाइन पर। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी विच इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, द बॉडी विच इज़ इन स्टेट ऑफ मोशन रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ। अब प्रॉब्लम ये है, तो ये तो बहुत क्लियर है, हमें नज़र आता है कि रेस्ट वाली चीज़ रेस्ट में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स लाइंग ऑन द टेबल, डस्टर लाइंग ऑन द टेबल, बुक्स इन बैग, अ पर्सन सिटिंग ऑन इन ए चेयर, ऑन ए चेयर। तो ये सारी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं, बस स्टैंडिंग ऑन बस स्टॉप, जिनमें हम कहते हैं रेस्ट वाली चीज़ रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही, बिल्कुल नज़र आ जाती हैं हमें चीज़ें। तो इसमें भी यही हमारे पास, बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट वाली चीज़ रेस्ट में ही रहती है। आर इन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, अच्छा, आर इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन में है फिर मोशन में होगा। तो दिस पार्ट इज़ वेल क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकेंड पार्ट्स जो है हमारा, वो थोड़ा सा हमें एम्बिग्यूस लगता है, इसमें एम्बिग्यूटी पाई जाती है। अगर हम देखते हैं, ये तो ये कहा जा रहा है कि मोशन वाली चीज़ मूव करती रहती है, हर वक्त मूव करती रहेगी स्ट्रेट पाथ पे, तो क्या ये गलत है हमारा पार्ट? क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें एक फुटबॉल है, उसको किक करता है कोई आदमी, तो वो फुटबॉल तो रुक जाती है। होना ये चाहिए वो मूव करती रहे फॉर एवर, आगे पीछे इधर उधर फिरती रहे, मूव करती रहे। वो किसी पत्थर को हम थ्रो करते हैं, वो पत्थर इधर उधर फिरता रहे, मूव करता रहे, रुकना नहीं चाहिए उसको, इसके लिहाज से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है हमारे पास नो नेट फोर्स इज़ एक्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, नो नेट फोर्स, या इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई और फोर्स ना लग रही हो। तो देखें, मूविंग बॉल जो है वो स्टॉप हो जाती है, मूविंग फुटबॉल स्टॉप्स। क्यों स्टॉप हुई है वो? रीज़न ये कि उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रही है, बॉल इस तरफ जा रही है, तो देखें इसमें इस डायरेक्शन में उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, फ्रिक्शन है, उसकी वजह से वो रुक जाएगी। अच्छा, नीचे की तरफ वेट ऑफ द बॉल एक्ट कर रहा होता है, वो भी हमारे पास उसमें मकसद हम कहेंगे कि एक्ट कर रहा है। एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी, डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएंगे, एयर रेजिस्टेंस भी हमारी इस डायरेक्शन में आएगी, दैट्स वाई बॉल स्टॉप्स। अगर ये फोर्सेस एक्ट ना कर रही हों
तो एक बॉल को मूव करती हुई बॉल हमेशा मूव करती रहेगी, ये लॉ भी बिल्कुल ठीक है हमारे पास। इट मीन्स फर्स्ट लॉ में हमने क्या कंक्लूड किया, अ बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन provided no net force is acting. It means this law comprises of two parts. The body which is in state of rest remains in state of rest. Example हम दे देंगे, the body which is in state of motion continues to be in state of motion, उसकी example दे देंगे। साथ ही थोड़ा सा ये लिख देंगे, this part seems to be incorrect but it is also correct because some external forces are acting on the body, that's why the moving objects stop. So this is also correct part of the law. It means ये हमारे पास दो चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ये तो क्लियर होगी बात कि रेस्ट वाली चीज़ रेस्ट में रहती है और मोशन वाली चीज़ मोशन में रहती है। कब? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, अब इसको हम कह देते हैं दिस कॉल्ड इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया इज़ दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी विच रेजिस्ट द चेंज, वो चेंज को रेजिस्ट करती है। इसका मकसद क्या हुआ? रेजिस्ट द चेंज, रेस्ट वाली चीज़ रेस्ट में रहना चाहती है, अगर उसको हम चेंज करेंगे वो रेजिस्ट करेगी। अगर कोई चीज़ मोशन में है वो मोशन में कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन अगर हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगी, तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस भी हमारा कहेंगे इसी उसमें आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया यही है कि जो चीज़ जिस हालत में होती है उसी हालत में रहती है, रुकी हुई चीज़ रुकी रहेगी, चलती हुई चीज़ चलती रहेगी। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें भी हम यही कहते हैं, in the absence of external force the body is in state of rest remains in state of rest, the body which is in state of motion remains in state of motion। तो बहुत ही सिंपल वो है, आपने इसको डिफ़ाइन करना है और इसके पार्ट्स को क्लियर कर देना है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसमें यह है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, इसमें क्या था? नो फोर्स इज अप्लाइड, नो नेट फोर्स इज अप्लाइड, या फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, उस वक्त ये हमारे पास था। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड in the direction of force, the acceleration, the magnitude of acceleration is directly proportional to force, applied force, and inversely proportional to mass of the object। अच्छा, इसमें हम कहते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स अगर लगाई जाएगी उस वक्त हमारे पास क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। किस तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में होगा? तो वो जो है हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस किया। देखें, एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। व्हेन एवर फोर्स इज़ अप्लाइड, एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये हमारे पास एक रिलेशन हो गई। दूसरी रिलेशन हम ले लेते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप देखिएगा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जब फोर्स ज़्यादा लगाएंगे कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव करेगा, फोर्स कम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन कम जनरेट होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन किस वक्त?
अगर मैस कांस्टेंट हो, मैस इज केप्ट कांस्टेंट, अगर फ़र्ज़ कर लें हम एक बार धिक्का देते हैं मोटरसाइकिल को तो हम कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, लेकिन अगली बार हम उसकी जगह पे कार को धिक्का देंगे, मैस को चेंज कर देंगे, उतनी ही फोर्स हम लगाएं, एक्सेलरेशन उस तरह का जनरेट नहीं होगा। इट मीन्स मैस इज़ केप्ट कांस्टेंट, उस वक्त ही हमारे पास होता है एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अच्छा, एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस व्हेन फोर्स इज़ केप्ट कांस्टेंट, फोर्स इज़ केप्ट कांस्टेंट। अगर फोर्स को कांस्टेंट रखा जाए, फोर्स चेंज ना की जाए, फ़र्ज़ करें आप 1000 न्यूटन फोर्स लगाते हैं मोटरसाइकिल पे, ठीक है, तो वो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ, अब अगर आप मोटरसाइकिल की जगह पे कोई चीज़ हमने चेंज कर दी है, बड़ी चीज़ रख दी है उसकी जगह पे, और फोर्स 1000 न्यूटन ही लगाएंगे, फिर ये चीज़ चेक होगी। अगर हम फोर्स भी बढ़ा देंगे एक्सेलरेशन तो फिर बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स इसमें हमारे पास मैस का कांस्टेंट होना ज़रूरी है, इसमें हमारे पास फोर्स का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। ये एक रिलेशन होगी हमारी, ये इक्वेशन रिलेशन नंबर 2 है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, देखिएगा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम हो जाएगा। कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग रिलेशन 1 and 2, एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जब हम इसको रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे, ए इक्वल, यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे, सपोज मैं के कांस्टेंट ले लेता हूँ, के इंटू एफ ओवर एम। ये कांस्टेंट यहाँ पे मैस कांस्टेंट लिया, इसमें हमारे पास हमने फोर्स कांस्टेंट ली, तो ये हमारे पास मैंने के कर लिया। लेट के की वैल्यू हम ले लेते हैं इक्वल 1 के। देखिएगा जब के इक्वल 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ए इक्वल एफ ओवर एम, और इस m को इस साइड पे लेके जाएंगे, देखिएगा f इक्वल एम ए, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी f इज़ इक्वल टू एम ए, ये भी आपको दिया जा सकता है, प्रूव दैट f इज़ इक्वल टू एम ए। अगर ऐसे होगा आप लॉ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, और उसके बाद कंबाइन करके ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। और अगर वैसे लॉ की बात होगी, डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें भी आपने लॉ को भी वो करना है, और ये मैथमेटिकल सारा काम करके फिर आप यहाँ पे उसको वो करेंगे। अच्छा, जब हमने फोर्स पे वो देखा तो फिर साथ लास्ट पे आप न्यूटन भी लिख दें इसमें। इसका फोर्स का न्यूटन जो है हमारे पास यूनिट है हमारा, ठीक है, 1 न्यूटन, और न्यूटन क्या है वो हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिफाइन करते हैं उधर लिख दें 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम। जब यहाँ पे पहुँचेंगे एफ इजिकल टाइम में, तो वहाँ लिखें वी नो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम। ये चीज़ मैं नोट्स में आपको लिख के दूंगा, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह याद करना है ताकि आपके पेपर में फुल मार्क्स आएँ। अब हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में उसको जो है ना लॉ हमारे पास है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन। हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स की वजह से जो एक्शन प्रोड्यूस होगा उसके साथ उस वक़्त अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी हो रहा होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चीज़ रखते हैं किसी सरफेस पे, तो इसमें डाउनवर्ड इसमें वेट एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्शन है वेट ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये टेबल के ऊपर या जिस सरफेस के ऊपर हमने इस चीज़ को रखा हुआ है वो नीचे से ऊपर की तरफ इसको पुश कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन उसका, तो वो हमारे पास जो है नॉर्मल रिएक्शन इस वक्त ये दोनों इक्वल हैं, वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, वो ये दोनों इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और ये जो है हमारे पास थर्ड लॉ की एक किस्म की हमारी एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम
सपोज़ किसी धागे के साथ, किसी स्ट्रिंग के साथ किसी चीज़ को, किसी मैस को बांध देते हैं ऐसे, तो इसमें देखिएगा डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, जो वेट है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उस वेट की वजह से ये एक्शन हो गया हमारा। तो रिएक्शन इसके अंदर, रस्सी के अंदर जनरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं टेंशन। टेंशन इन स्ट्रिंग, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जनरेट हुई है। अब ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। व्हेन एवर एक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम रिएक्शन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। ये एक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन है। इसी तरह यहाँ पे एक्शन डाउनवर्ड वेट है और ये नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास ऊपर की तरफ है। जब हम चलते हैं ज़मीन के ऊपर, चलते हुए हम एक्शन करते हैं, पाँव के साथ ज़मीन को पीछे की तरफ धकेल देते हैं, तो रिएक्शन क्या होता है, ज़मीन आगे की तरफ हमें पुश कर देती है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं। अगर ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे, ज़्यादा ज़मीन पे ज़ोर से पुश करेंगे उसको, तो पुल करेंगे, तो ज़मीन हमें ज़्यादा ज़ोर के साथ आगे पुश करती है। जितना एक्शन ज़्यादा करेंगे उतना ही रिएक्शन भी ज़्यादा होता जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल हमारे पास लॉ है, जिसमें हम कहते हैं एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन एक ख़ास चीज़ जहन में रखना है, वो ये, दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, एक बॉडी पे नहीं होते। एक्शन एक चीज़ पे होगा, रिएक्शन दूसरी चीज़ पे होगा। ठीक है, जिस तरह अभी फ़र्ज़ कर लें कि हम दीवार को ऐसे धक्का देते हैं, तो ये एक्शन है हमारा। दीवार हमें जो पीछे की तरफ पुश कर रही है वो रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, ज़मीन को ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में वो करते हैं, ये एक्शन है हमारा। और ज़मीन हमें आगे की तरफ जो पुश कर देती है वो रिएक्शन है। एक बॉल हम लेते हैं, थ्रो करते हैं, दीवार के साथ मारते हैं, हमारा ये एक्शन है। एक्शन किस चीज़ पे, हमने ऐसे किया दीवार के साथ, तो बॉल, दीवार ने क्या किया, उस बॉल को पीछे की तरफ रिवर्स कर दिया, वो हमारे पास रिएक्शन हो गया। एक्शन हम ज़मीन पे करते हैं, रिएक्शन हमारे पाँव पे होता है। इसी तरीके से एक्शन हम बॉल पे करते हैं, रिएक्शन बॉल पे करते हैं, रिएक्शन जो है वो बॉल पे होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं होते, अपोजिट डायरेक्शन में ज़रूर होते हैं, लेकिन एक बॉडी पे नहीं होते। इसी तरह अगर हम कोई बैलून ले लेते हैं, एयर फिल्ड बैलून, ठीक है, इसमें एकदम से अगर हम इसको खोल देते हैं धागे को, यहाँ से बैलून में से एयर निकलना शुरू कर देती है ऐसे नीचे की तरफ, ये एक्शन है उसका। एक्शन इस तरफ होगा, रिएक्शन हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा। ये एक्शन और ये रिएक्शन होगा। ये इसने मूव करना है डिफरेंट डायरेक्शंस में, बैलून इधर उधर मूव करता रहेगा, ये रिएक्शन हो जाएगा उसमें। अब एक्शन किस चीज़ पे है, इसने किया है एयर के ऊपर, जो बाहर की तरफ ऐसे एयर निकल रही है वो हमारे पास एक्शन है। रिएक्शन क्या हुआ, उस एयर ने इस बैलून को आगे की तरफ पुश कर दिया, ये हमारे पास रिएक्शन है। सेम इसी तरह जब रॉकेट वगैरह ऊपर की तरफ ऐसे फ्लाई करते हैं रॉकेट्स, तो उसमें भी वो उसकी मूवमेंट ऐसे हो रही होती है, इस तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं वो, लेकिन गैसेस जो उसकी होती हैं वो नीचे की तरफ ऐसे आती हैं। ठीक है ना, नीचे गैसेस का डायरेक्शन ये होता है। अब आप देखिएगा जब रॉकेट मूव करेगा उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, गैसेस का नीचे की तरफ है। इट मींस रॉकेट ने जैसे उसने स्टार्ट किया मूव करना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में गैसेस ऐसे निकल रही हैं, उसमें से जो गैस निकल रही है वो जो है हमारे पास एक्शन हो गया। रिएक्शन क्या हुआ, उसने उसको पुश कर दिया रॉकेट को, उसने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। तो इसमें हमने दो चीज़ें देखी, एक तो ये कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये दो चीज़ें ख़ास हैं। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। फिर अगली चीज़ ये होगी कि एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं होते, ये डिफरेंट बॉडी पे होते हैं। एक बॉडी पे एक्शन है तो रिएक्शन उसका किसी दूसरी चीज़ पे हो रहा होता है। तो ये हमारे पास उसकी एग्जांपल्स थी। तो लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमने डिस्कस कर लिए। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उनको बहुत अच्छी तरह देखिएगा, उसमें डिटेल से ये सारी चीज़ें आपको शेयर की जाएंगी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।